नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अमृता कंचन। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी ये अब चंद घंटों में ही साफ हो जाएगा। 8 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से हरियाणा और जम्मू कश्मीर की सभी 90 सीटों पर काउंटिंग का काम शुरू होगा और दोपहर 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। काउंटिंग के शुरू होने के कुछ ही देर बाद रुझान मिलना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती की जाएगी। काउंटिंग के लिए हर विधानसभा सीट के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं। एक टेबल पर एक ईवीएम की वोटों की गिनती होगी, यानी एक राउंड में 14 ईवीएम की वोट गिने जाएंगे। बात मुकाबले की करें तो हरियाणा में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच में है, तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन का मुकाबला बीजेपी के साथ है। हरियाणा में एक चरण में 5 अक्टूबर को वोटिंग हुई, तो वहीं जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान कराया गया। जम्मू कश्मीर में ये विधानसभा चुनाव काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद ये पहला चुनाव है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद तत्कालीन राज्य को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। पहली बार जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र शासित प्रदेश के मतदाता के रूप में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग करेंगे। वैसे सभी राजनीतिक दलों की तरफ से वादा किया गया है कि वो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाएंगे। फिलहाल नजरें अब काउंटिंग पर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर न्याय यात्रा निकालने वाले हैं। राहुल ने अपना रुख दिल्ली की तरफ मोड़ लिया है। अब राहुल दिल्ली में न्याय यात्रा निकालेंगे। राहुल की इस न्याय यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। बता दें कि ये यात्रा 23 अक्टूबर से शुरू होने वाली है और पार्टी ने इसका पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके तहत ये न्याय यात्रा 4 चरणों में होगी। इसका पहला चरण 23 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक चलेगा, तो दूसरा चरण 4 नवंबर से 10 नवंबर तक होगा। वहीं तीसरा चरण 12 नवंबर से 18 नवंबर तक चलेगा और चौथा चरण 20 नवंबर से 28 नवंबर तक होगा। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली चुनावों को लेकर भी तस्वीर साफ कर दी है। पार्टी ने ऐलान किया है कि वो हरियाणा की तरह दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी दिल्ली में बीजेपी सांसदों की असफलता और शीला सरकार के वक्त को याद दिलाते हुए मोदी सरकार और एलजी सहित आम आदमी पार्टी के झगड़ों पर भी हमलावर रहने वाली है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर शराब नीति, भ्रष्टाचार और विकास विरोधी मुद्दों पर करीब 1 दर्जन एग्जीबिशन भी लगाएगी। यानी अब जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद राहुल गांधी ने अपना रथ दिल्ली की तरफ घुमाने का फैसला कर लिया है। नक्सलवाद की बढ़ती समस्या को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक बुलाई। इस दौरान गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर रोकथाम के लिए विष्णुदेव साय सरकार के साहसिक कार्यों की सराहना की। साथ ही ये भी कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सहित सभी नक्सल प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि इन क्षेत्रों में शांति और विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इस बैठक में 6 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, लेकिन 2 ने दूरी बनाए रखी, जिसमें से एक नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है, जिसे लेकर चर्चाएं काफी तेज है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार हाईकमान से नाराज है। वैसे नीतीश की नाराजगी की खबरें तो लंबे वक्त से आ रही हैं और अब इस बैठक से उनका किनारा कसना इन खबरों पर मुहर लगाता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार के पलटी मारने के आसार दिखाई दे रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार के ना आने की खबर मिलते ही अमित शाह ने आनन फानन में चिराग पासवान को बुलाया और उनसे मुलाकात की। इसकी पुष्टि खुद चिराग ने की। एलजेपी प्रमुख ने ट्वीट कर बताया कि यह मुलाकात पूरी तरह से राजनीतिक थी, जिसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी को भी नीतीश की नाराजगी का पूरा एहसास है और उसे यह भी डर है कि कहीं नीतीश के साथ ही चिराग भी पलटी ना मार ले। और ऐसे में परिस्थितियों पर काबू पाने के इरादे से गृह मंत्री ने पासवान के साथ ये बैठक की, जिसे देखते हुए यह माना जा रहा है कि जल्दी ही एनडीए में बड़ा उलटफेर होना तय है। आम आदमी पार्टी के सांसद के घर ईडी की रेड को लेकर बीजेपी, मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन लोगों ने हमारे तमाम नेताओं को गिरफ्तार किया था। आज इन्होंने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी की रेड डलवा दी। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच नहीं हो रही, बल्कि आम आदमी पार्टी और हमारे नेताओं को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। हमने कोई गलत काम नहीं किया है,
हमारे साथ भगवान है तो हमें कोई डर नहीं। तो वहीं मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज फिर पीएम ने अपने तोता मैना को खुला छोड़ दिया है। मोदी की फर्जी केस बनाने वाली मशीन 24 घंटे आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इनको लताड़ा कि झूठे केस बनवाना बंद करो, लेकिन फिर भी ईडी को समझ नहीं आ रहा। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपने अरविंद केजरीवाल को 6 महीने तक जेल में रखा, आपने मनीष सिसोदिया को जेल में रखा, सत्येंद्र जैन को जेल में रखा हुआ है, मुझे जेल में रखा, क्या आपको हमारे यहां से कुछ मिला? बता दें कि ईडी ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाले मामले में जांच कर रही है, जिसे लेकर संजीव अरोड़ा के गुरुग्राम स्थित घर में छापेमारी की गई। इस पर संजीव अरोड़ा ने कहा कि मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं, एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करूंगा। वहीं आप सरकार का दिल्ली की सड़कों के निरीक्षण का काम पूरा हो चुका है। इसे लेकर सीएम आतिशी ने बताया कि सड़कों के निरीक्षण के दौरान सामने आया कि दिल्ली में पीडब्ल्यूडी की 89 सड़कों को पूरी तरह से रीकारपेटिंग किया जाना है। इनमें से 74 सड़कों की मरम्मत के काम का टेंडर कर दिया गया है। कई सड़कों को पूरी तरह से बनाने की जरूरत नहीं है, वहां केवल मरम्मत कराए जाने की जरूरत है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। कल्याण डोंबिवली में शिंदे गुट के कई नेताओं ने उद्धव ठाकरे का हाथ थाम लिया। शिवसेना यूबीटी गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शिंदे गुट के युवा सेना सचिव दीपेश महात्रे, 7 नगर सेवकों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शिवसेना ठाकरे गुट में शामिल हो गए। उन्होंने उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में मशाल थामी। ठीक विधानसभा चुनाव से कुछ दिनों पहले ये शिंदे गुट के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है। कुछ दिन पहले मंत्री रविंद्र चव्हाण और दीपेश महात्रे के बीच विवाद हुआ था। इससे दीपेश महात्रे नाराज चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने शिंदे गुट की शिवसेना को अलविदा कह दिया। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर फैसला थोड़ा पहले लिया गया होता तो ये गुंडागर्दी और अत्याचार लोकसभा में ही दफन हो गया होता। तो वहीं शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने शिंदे सरकार की योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि लाडली बहना योजना देश के किसी भी हिस्से में सफल नहीं रही है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां ये योजना चलाई गई और वहां भी ये योजना बंद हो गई, तो अब महाराष्ट्र में चला दी गई। ये इनवैलिड योजना है जो बिल्कुल भी फलदायी नहीं होगी और राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। महाराष्ट्र सरकार हजारों लाखों का कर्ज लेकर काम कर रही है। लाडली बहना योजना 1 महीने चलेगी, फिर बंद हो जाएगी। राउत ने शिंदे सरकार पर आरोप लगाया कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनका वेतन नहीं होगा। ये सब इस योजना के चक्कर में हो रहा है। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में आरजेडी प्रमुख लालू यादव, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव पेश हुए। उनके साथ मीसा भारती भी नजर आई। कोर्ट ने मामले में लालू परिवार को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार किए बिना ही ईडी ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया, इसलिए अदालत सभी को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत देती है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी आरोपियों को अपने पासपोर्ट अदालत में जमा करने के निर्देश दिए। मामले में अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। बता दें कि राबड़ी देवी मीसा भारती को मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं जमानत मिलने के बाद तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने इस केस को राजनीतिक साजिश बताया। तेजस्वी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बदले की राजनीति का केस है। ये लोग बार बार राजनीतिक साजिश करते हैं, एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। इस केस में कोई दम नहीं है। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, हमारी जीत तय है। बता दें कि ये मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। इस दौरान भारतीय रेलवे के अलग अलग जोन में ग्रुप डी पदों पर कई लोगों को नियुक्त किया गया। इसे लेकर आरोप है कि नौकरियों के बदले इन लोगों ने तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव के परिवार के सदस्यों और उनसे संबंधित कंपनी एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को अपनी जमीनें दी थी, यानी नौकरी के बदले जमीन। मामले में 2022 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। हालांकि सीबीआई केस में लालू परिवार को पहले ही जमानत मिल चुकी है और अब ईडी के केस में भी जमानत मिल गई है। कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल मामले में डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सोमवार को कोलकाता के धर्मतला में डोरिना क्रॉसिंग पर डॉक्टरों के प्रदर्शन का तीसरा दिन रहा। डॉक्टर सीबीआई की जांच और डॉक्टरों की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर धरना दे रहे हैं। इस बीच सोमवार को ही सीबीआई ने घटना के 58 दिनों बाद सियालदह हाई कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट पेश की है। इस चार्जशीट में सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय को ही मुख्य आरोपी करार दिया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक फाइल की गई चार्जशीट में करीब 200 लोगों के बयान दर्ज हैं। चार्जशीट में सीबीआई ने कहा है कि कथित तौर पर 9 अगस्त को पीड़िता के साथ तब अपराध किया गया जब वो ब्रेक टाइम में अस्पताल के सेमिनार रूम में सोने गई थी।
साथ ही सीसीटीवी फुटेज में आरोपी संजय रॉय को 9 अगस्त की सुबह 4:03 पर सेमिनार रूम में दाखिल होते हुए देखा गया है। इसके साथ ही कोलकाता पुलिस को घटनास्थल पर आरोपी का ब्लूटूथ हेडफोन भी मिला। वहीं इस बीच डॉक्टर लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, तो वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों के प्रदर्शन वाली जगह को ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।